हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सीन वॉरियर गाय में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ड्रैगन नॉलेज ऑफ महा का चैप्टर नंबर 3, जिसके राइटर का नाम रफाल कियोन है। उनके वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा था एंड्रॉइड 16 नंबर 18 को बेहोश करके सीक्रेट लैब ले आता है, जहां नंबर 18 को होश आते ही एंड्रॉइड 21 नंबर 18 का वेलकम करती है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हम एंड्रॉइड 21 को देखते हैं, जो नंबर 18 को यहाँ लाने का कारण समझा रही होती है। एंड्रॉइड 21 बोल रही होती है, तो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें यहाँ लाने के लिए हमें माफ़ करना। मैं जो कहने जा रही हूँ उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिर 18 बोलती है, मैं यहाँ क्यों हूँ और तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर एंड्रॉइड 16 बोलता है, इस तरह तुम्हें बिना कुछ बताए यहाँ लाया जाना थोड़ा अजीब हो सकता है, मगर अभी जो खतरा हमारी तरफ जल्द ही आने वाला है, हमें उसे रोकने की ज़रूरत है। एंड्रॉइड 21 बोलती है, तुम यहाँ हो क्योंकि हमें एंड्रॉइड क्लोन्स के हमले से इंसानों को बचाने की ज़रूरत है। नंबर 18 बोलती है, तुम यहीं रुक सकते हो, मुझे मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर कुछ गलत तुम सबने किया है तो तुम्हें ही उसे संभालना चाहिए। फिर एंड्रॉइड 21 बोलती है, प्लीज़ मुझे तुम्हें समझाने दो। जब डॉक्टर ज़ीरो फिर से जिंदा हुए थे, तब उसने एक और गुप्त प्रयोगशाला का इस्तेमाल किया, जहां मुझे रखा गया था, जहां हमें और क्लोन्स को बनाया गया। नंबर 16 और मैं इस आने वाले खतरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें सोन गोकू और उसके दोस्तों को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम करा हो, जिसमें तुम भी शामिल हो, लेकिन साथ में पूरी इंसानियत भी खतरे में है, इसलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। नंबर 18 गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सोन गोकू अब जा चुका है और मेरे पास इससे निपटने की शक्ति नहीं है। फिर एंड्रॉइड 21 बोलती है, तुम गलत हो नंबर 18। बेशक तुम अभी के समय उनकी ताकत के आसपास भी नहीं हो, लेकिन तुम इस साइंटिस्ट को शुक्रिया कह सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को प्रोटेक्ट करने की शक्ति दे सकती हूँ, और यहाँ तक कि गोकू के सुपर सेन 4 ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। फिर नंबर 18 बोलती है, क्या मैंने सही सुना? एक अपग्रेड के बाद गोकू को भी सरपास कर देना? मुझे उस लेवल तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये क्या कर रही हो? एंड्रॉइड 21 बोलती है, याद है जब तुम दोनों ने सुपर 17 के रूप में अपने भाई को हराया था? उस लेवल की ताकत तुम्हें देने के बाद तुम सुपर 18 बन जाओगी। नंबर 18 शॉक होते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे मेरी कॉपी के साथ फ्यूज करना और हमें एक सुपर एंड्रॉइड में बदलना चाहती हो? एंड्रॉइड 21 बोलती है, क्योंकि मैंने उस टेक्निक को डेवलप कर लिया है जो तुम्हें उस फॉर्म तक पहुंचा सकती है, और इसके अलावा ये तुम्हारे हाथों में पहले ही इंजेक्ट किया जा चुका है। ये तुम्हें सुपर एंड्रॉइड बनाने के लिए जितना संभव हो सके तुम्हारे एनर्जी रिएक्टर के आउटपुट को बढ़ाएगा, और मैं तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसा करने के लिए सचमुच तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन समय तेजी के साथ बीता जा रहा है। एंड्रॉइड 18 खामोशी के साथ अपने हाथ को देख रही होती है। एंड्रॉइड 21 अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, मुझे पता है कि तुम अब लड़ना पसंद नहीं करती हो, और मेरी इच्छा है कि तुम अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सको, लेकिन ऐसा होने के लिए हमें सभी को बचाने की ज़रूरत है। फिर एंड्रॉइड 18 बोलती है, तुम्हारे ऐसा करने से सारी परेशानी खड़ी हुई है। मेरे से मदद मांगने के बजाय इसे खुद क्यों नहीं संभाल लेती हो? एंड्रॉइड 21 बोलती है, लड़ना एक गर्व की बात है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं लड़ सकती, क्योंकि मेरे अंदर एक डीमन पर्सनालिटी है। वो इंसानियत को ख़त्म करने के लिए और एंड्रॉइड क्लोन्स को कमांड करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैं उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखी हुई हूँ। लेकिन हमें इसके बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमें एंड्रॉइड क्लोन्स के बारे में सोचना चाहिए। मैंने उनसे लड़ने के लिए एंड्रॉइड 16 को बनाया है, और इतना ही नहीं, एंड्रॉइड क्लोन्स के खिलाफ मेरी मदद करने वाली तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा भाई नंबर 17 भी हमारी मदद करेगा। नंबर 18 बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? 17 मर गया है या तुमने उसे भी बनाया है? एंड्रॉइड 21 बोलती है, दरअसल हाँ, वो मर गया था, सिवाय इसके कि उसके अनुसार वो 6 महीने पहले ईवल ड्रैगन्स के वक्त वो गोकू द्वारा अनजाने में फिर से जिंदा हो गया था। और जैसा कि मैंने सब कुछ समझाया था, उसने एंड्रॉइड क्लोन्स के बाद जाने का फैसला किया है।
उसे लगता है कि तुम अभी भी उससे नफरत करती हो, इसलिए उसने तुमसे दूर रहने का फैसला किया। फिर 18 टॉपिक को चेंज करते हुए बोलती है, भले ही तुम मुझे सुपर 17 जैसी पावर दे दो, लेकिन तुम्हारे पास भी पावर होनी चाहिए। एंड्रॉयड 21 बोलती है, सच कहूँ तो मेरे पास पहले से ही अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एंशिएंट डीमन बू की जैसी है। तुम और 17 ह्यूमन एंड्रॉयड्स हो। 16 पूरी तरह से एक मैकेनिकल एंड्रॉयड है और मैं एक मॉडिफाइड एंड्रॉयड हूँ। मेरा मानना है कि मुझे किसी विशेष कारण से मुझे उसने ऐसा बनाया है। तभी हम देखते हैं एंड्रॉयड 21 के पीछे से कंप्यूटर बीप बीप करने लग जाता है। एंड्रॉयड 21 कंप्यूटर में देखते हुए कहती है, सुपर कंप्यूटर ने 2 एंड्रॉयड क्लोन्स को एक छोटे से आइलैंड की तरफ जाते हुए देखा है। 21 18 से कहती है, क्या ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम रहती हो? फिर 18 शॉक होते हुए कहती है, तुमने क्या कहा? वो कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं कामेल लुकआउट पे, जहां हम गोहान को देखते हैं जो कि हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर से अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अभी आ रहा होता है। गोहान को देख के डेंडे कहता है, गोहान तुम जब तक चाहो और जितनी बार चाहो ट्रेनिंग कर सकते हो। गोहान बोलता है, थैंक्स डेंडे, मुझे सच में अपनी बॉडी को शेप में रखने की जरूरत थी। डेंडे गोहान से कहता है, तुम्हें किसी भी चीज की लालच नहीं है गोहान, क्योंकि तुम अपनी स्टडी में बिजी रहते हो और एक ब्रिलियंट प्रोफेसर भी तो हो। फिर गोहान कहता है, हाँ ये सच है, मैंने हाल ही में फैसला किया है, क्योंकि आज से मैं छुट्टी पर हूँ और जब मैं पिछले महीनों के बारे में सोचता हूँ तो अब मैं इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। तब से मैंने इसे अपने ऊपर लिया है। मैंने एक वादा किया था। डेंडे बोलता है, एक वादा किया था? और किससे किया था? गोहान बोलता है, मेरे डैड ने सैनरोन के साथ जाने से पहले उन्होंने मेरे से एक छोटा सा फेवर मांगा था। उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां गोहान गोकू को अलविदा कर रहा था। गोहान गोकू से कहता है, डैड क्या ये सच है कि आपको सैनरोन के साथ जाना होगा? गोकू कहता है, हाँ गोहान, सैनरोन ने मुझे दूसरा मौका दिया है और मेरे पास उसके साथ जाने के सिवाय और कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ये उसके और मेरे बीच का सौदा है, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम पर इतना स्मार्ट टीचर होने का गर्व है बेटा, और मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वेजिटा के साथ मिलकर मेरे लिए पृथ्वी की रक्षा करने में उसकी मदद करो, और मुझे यकीन है कि पिकलो भी यही कहेगा। फिर गोहान कहता है, ठीक है डैड, मैं वादा करता हूँ जब तक आप आएंगे मैं पृथ्वी ग्रह की रक्षा करूँगा, और मुझे पता है कि आप एक दिन घर जरूर आएंगे। गोकू गोहान से हाथ मिलाते हुए कहता है, डील, मैं शर्त के साथ कहता हूँ ऐसा जरूर होगा। और गोहान फ्लैशबैक से बाहर आते हुए कहता है, यही प्रॉमिस मैंने अपने डैड से किया था और तब मैंने इसे इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसे निभाना है। एक दिन जब वो वापस आएंगे तब मैं उन्हें चैलेंज करूँगा और सबको डैड और सन के बीच एक शानदार मैच देखने को मिलेगा। फिर डेंडे कहता है, मैं समझता हूँ और मुझे पता है कि गोकू को तुम पे गर्व होगा। गोहान निराश होते हुए कहता है, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि काश पिकलो यहाँ मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए होता। तभी डेंडे स्माइल करते हुए बोलता है, और पिकलो की बात से मुझे एक चीज याद आया है, मैं तुम पर अपने एक नई स्किल का टेस्ट करना चाहूँगा गोहान। गोहान कहता है, मुझ पर अपनी नई स्किल का टेस्ट करोगे? डेंडे कहता है, हाँ। इससे पहले कि पिकलो मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाता, उसने मुझे सिखाया कि एक नई टेक्निक को कैसे डेवलप किया जाए। इसके बाद डेंडे गोहान से कहता है, बस शांत खड़े रहो, मुझे बस ये सही से करने की ज़रूरत है और फिर तुम इसका रिजल्ट देखोगे। इसके बाद डेंडे अपने हाथों को आगे करके गोहान के ऊपर उस टेक्निक को इस्तेमाल करने लग जाता है, और तभी हम देखते हैं गोहान के बॉडी के ऊपर एक न्यू आउटफिट आ जाता है। गोहान इससे हैरान होता है और खुशी के साथ स्माइल करते हुए अपने आउटफिट को देखते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे शरीर पे जो डैमेज हुआ था उसे ठीक करने के अलावा तुमने पिकलो की ही तरह तुमने एक न्यू आउटफिट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। थैंक्स डेंडे, और मेजरमेंट तो एकदम परफेक्ट है, तुमने तो सही में मुझे चौंका दिया डेंडे। फिर डेंडे कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, मुझे यकीन है कि ये टेक्निक जल्द ही काम आएगी। फिर गोहान डेंडे और मिस्टर पोपो से अलविदा लेते हुए कहता है, खैर अब मैं अपने घर के रास्ते चलता हूँ, विडल मेरा इंतजार कर रही होगी। टेंपल के चेंबर रूम में मुझे ट्रेनिंग करने देने के लिए शुक्रिया। डेंडे बोलता है, बेशक गोहान, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। और इसके बाद गोहान वहाँ से चला जाता है। फिर डेंडे मिस्टर पोपो से कहता है, जब तक गोकू इस दुनिया से दूर रहता है
तब तक हमारे पास वेजिटा के अलावा पृथ्वी की रक्षा के लिए हमारे पास एक और योद्धा होगा। क्यों, आप क्या सोचते हैं मिस्टर पोपो? मिस्टर पोपो गोहान के आत्मसम्मान को मानते हैं और कहते हैं गोहान की आखिरी लड़ाई के बाद सोन गोकू की क्या पता ये एक योजना हो सकती है। शायद वो चाहता है कि गोहान और वेजिटा ही एक वो मात्र योद्धा हो, या ये भी हो सकता है कि गोकू कभी वापस ही ना आए। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं सेटेन सिटी में, जहां हम गोटेन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। तभी गोटेन की नज़र एक प्लेन पे जाती है, जिस प्लेन में हम देखते हैं और कोई नहीं, ट्रंक्स होता है। प्लेन के अंदर से ट्रंक्स से कोई कहता है, मिस्टर ट्रंक्स आप वापस आने में ज़्यादा देर मत कीजिएगा। ठीक है सर। ट्रंक्स प्लेन से नीचे उतरते हुए कहता है, हाँ मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मुझे बस एक दोस्त से बात करनी है। फिर ट्रंक्स गोटेन को देखते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम आज अच्छी तरह से सोई नहीं हो। फिर गोटेन ट्रंक्स को देखते हुए कहता है, अरे ट्रंक्स तुम आखिर में आ ही गए, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिर ट्रंक्स कहता है, तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तो लगता है तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है। फिर गोटेन कहता है, क्या तुम अपने प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हो? मैंने अभी तक उसके बारे में फ़ैसला नहीं लिया है, लेकिन मैं कुछ फ्रेंडली एडवाइस लेना चाहता हूँ। किसी फ्रेंडली पार्टनर को प्रपोज करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें पता है मेरे पास उसको शादी करने के लिए कहने की हिम्मत ही नहीं है। फिर ट्रंक्स कहता है, ठीक है, तुम अभी कुछ समय से उसके साथ डेटिंग कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि अब समय आ गया है उसे प्रपोज करने का। देखो ये आसान है, एक शादी की अंगूठी खरीदो और उसे मूवी देखने या किसी अच्छी जगह पे इनवाइट करो ताकि तुम्हें उसे प्रपोज करने का मौका मिले। लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है कि वो या उसके डैड तुमसे कुछ खास या अलग ही उम्मीद कर रहे हो। तुम्हें याद है तुमने मुझे खुद बताया था कि उसके डैड बहुत ही सीरियस व्यक्ति हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस दूंगा। फिर गोटेन ट्रंक्स की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो? अच्छा, और क्या है वो इम्पोर्टेंट एडवाइस? फिर ट्रंक्स बोलता है, खैर सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें करने की ज़रूरत है वो है कि, और तभी हम देखते हैं ट्रंक्स इतना बोल ही रहा होता है कि ट्रंक्स के पीछे से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण से ट्रंक्स और गोटेन पीछे फेंक जाते हैं। गोटेन पीछे देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये क्या था? और तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं, गोटेन और ट्रंक्स के एंड्रॉइड क्लोन्स होते हैं। ये वही क्लोन्स थे जिनके बारे में एंड्रॉइड 21 ने 18 को बताया था। उन्हें देखकर ट्रंक्स कहता है, आखिर ये सब क्या है? गोटेन कहता है, ट्रंक्स हम दोनों वहाँ क्यों खड़े हैं? और इस बीच हम एक अनजानी दुनिया में आते हैं जहाँ हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है और हम देखते हैं उसको जिसने ये ब्लास्ट किया था। वो कह रहा होता है कि अच्छी स्ट्रेटेजी थी भाई, अपनी बर्फीली शक्तियों के साथ मैं इन्हें स्थिर कर सकता था और तुम्हारी फायर पावर के साथ हम उन्हें ख़त्म कर सकते थे। और हम देखते हैं ये सब और कोई नहीं, ड्रैगन्स रहते हैं। उनमें से दूसरा वाला ड्रैगन बोलता है, बस इतना ही, अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। फिर उनमें से पहला वाला बोलता है, ये अजीब लग सकता है मगर मैं श्योर हूँ कि दूसरे लोग उन्हें चुराने के लिए हमें रास्ते से हटाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर वो उन्हें मिल गया तो हम मारे भी जा सकते हैं। हम देखते हैं जिस पर वो ब्लास्ट हुआ था वो एक काफ़ी बड़ा ईविल ड्रैगन होता है। धूल के हटते ही हम उन्हें देखते हैं। उन अटैक से उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा होता है। वो हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम हमारे खिलाफ बस इतना ही कर सकते हो? तभी उनमें से दूसरा वाला ड्रैगन गुस्से के साथ कहता है, तुम सब हट जाओ यहाँ से, मैं उनके खिलाफ अपनी पूरी फायर पावर का इस्तेमाल करूँगा और तुम सब दूसरे हमले के लिए तैयार रहो। ड्रैगन गुस्से के साथ अपने अटैक को शूट करते हुए कहता है, मेरे सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक को अब चखो अमीबा। और वो अटैक अमीबा ड्रैगन को जाकर डायरेक्ट हिट करता है। हम देखते हैं उस अटैक से अमीबा ड्रैगन को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है और तभी वो अटैक ड्रैगन अमीबा के पेट को चीरता हुआ निकल जाता है। हम उसके फेस को देखते हैं। उस अटैक से जो अमीबा के पेट में होल हुआ था उसका पेन हमें उसके फेस पर दिखाई दे रहा होता है। तभी अमीबा के साथी कहते हैं, अगर हम वहाँ रुके रहते तो वो अटैक हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता। हम देखते हैं दूसरा वाला तो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर उन ड्रैगन्स में से जिसने वो अटैक किया था उसका पहला वाला भाई स्माइल करते हुए उन दोनों से बोलता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरे भाई की आग के लपटों को कम आगने की भूल करी, अब अगली बारी तुम्हारी होगी। और तभी हम देखते हैं अमीबा ड्रैगन को जो कि हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है, इससे थोड़ा सा दर्द हुआ। और हम देखते हैं उसके पेट में जो उस अटैक से होल हुआ था धीरे धीरे हील होने लग जाता है।
तभी वो पहला वाला ड्रैगन हैरान होते हुए कहता है, क्या बकवास है, क्या ये टब अपने आप को रीजनरेट कर सकता है? फिर अमीबा ड्रैगन बोलता है, हाँ सही कहा, मेरा शरीर जितनी बार चाहे उतनी बार अपने आप को फिर से हील कर सकता है, चाहे तुम्हारी शक्ति कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। तभी वो दूसरा वाला ड्रैगन बोलता है जिसने वो अटैक करा था, लानत है हम पे, हमें प्लान बी के बारे में सोचना होगा। अमीबा ड्रैगन शांति से खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं बैटल ग्राउंड से दूर 2 और ईविल ड्रैगन बैठे हुए होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत नहीं होगी, तुम क्या सोचते हो? फिर उनमें से दूसरा वाला बोलता है, जो मैं देख रहा हूँ उसे सोचते हुए ऐसा लगता है कि उन्हें भेजना एक अच्छी चॉइस थी, लेकिन क्या ये उन्हें हरा पाएंगे? मुझे लगता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि हम इतने लंबे समय के बाद ब्लैक स्पेयर कहाँ पा सकते हैं। कैसा रहेगा कि हम दोनों उस छोटे से बच्चे के साथ वहाँ सावधानी से रहें। तभी हम अमीबा ड्रैगन को देखते हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखकर दोनों ड्रैगन में से पहला वाला ड्रैगन बोलता है, इसे देखकर जितना मैंने सोचा था कि उसके शरीर को संभालने की ज़रूरत नहीं होगी, ये तो उससे कहीं ज़्यादा आसान लग रहा है। और हम अमीबा ड्रैगन को देखते हैं जो इतने भारी शरीर होने के बाद भी तेज़ी के साथ भागते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगले चैप्टर में हम इन ड्रैगन से गोकू को लड़ते हुए देखने वाले हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय।